नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपटीशन साथी में। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से बिलासपुर ज़िले की संपूर्ण जानकारी आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें हम बिलासपुर ज़िले के कालक्रमिक इतिहास से लेकर उसके भूगोल, संस्कृति, परंपराएं, वहाँ उपलब्ध खनिज और जाति जनजाति समूह, इन सभी चीज़ों से हम परिचित हो पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे उपजाए जाने वाले फसलों के बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे तथा यहाँ पर स्थित ग्राम, नगर तथा लोकसभा क्षेत्र, तो ये सभी चीज़ें हैं जिसको हमने बहुत अध्ययन के उपरांत इसको बनाया है और मेहनत बहुत लगा है दोस्तों। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिलासपुर ज़िले के कालक्रमिक इतिहास के बारे में। तो वह लगभग 400 वर्ष ही पुराना हुआ है। इसका इतिहास मुख्य रूप से मराठा राजवंश से शुरू होता है। तो मराठा राजवंश से अर्थात छत्तीसगढ़ के मध्य युग से यहाँ ज़्यादा चहल पहल दिखाई देता है शासकों का। जब 1774 के आसपास यह क्षेत्र मराठा शासन के अधीन आया तो 1741 में मराठा साम्राज्य ने रतनपुर के कलचुरी वंश से यह क्षेत्र अधिग्रहित किया था। तो 1941 में रतनपुर का जो क्षेत्र है वो कलचुरी वंश से अधिग्रहित कर लिया था मराठा ने, और 1774 से ये प्रत्यक्ष मराठा शासन के अधीन आया। बिलासपुर का नाम जो है दोस्तों, एक मत्स्य महिला बिलासा के नाम पर पड़ा है, यह माना जाता है। 1854 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिलासपुर को अपने अधीन कर लिया और 1861 में बिलासपुर जिला का गठन हुआ। बिलासपुर नगर निगम 1867 में अस्तित्व में आया और 1906 में नया दुर्ग जिले के गठन के साथ साथ बिलासपुर जिले की सीमाएं और प्रशासनिक स्थिति में परिवर्तन हुआ। कहा जाता है कि बिलासपुर क्षेत्र का इतिहास कैलूर राजवंश से भी जुड़ा हुआ है, जिसकी स्थापना बहुत पूर्व हुई थी, बहुत पहले हुई थी। तो शहर में मराठा काल के दौरान किले बनवाने का प्रयास हुआ, लेकिन वह पूरा नहीं हो सका। तो दोस्तों, ऐतिहासिक रूप से देखें तो पहले तो जो बिलासपुर के अंतर्गत रतनपुर आता था वह कलचुरी शासन के अधीन था। रतनपुर को राजधानी भी बनाया गया था, लेकिन बाद में रतनपुर से स्थानांतरित करके रायपुर को राजधानी के रूप में बनाया गया था, जिससे बिलासपुर का प्रभाव उतना अधिक न रहा, रतनपुर का प्रभाव उतना अधिक न रहा। और प्रत्यक्ष शासन की बात करें तो मराठा शासन ने सबसे पहले बिलासपुर में शासन किया। तो 1741 में मराठा साम्राज्य ने रतनपुर के कलचुरी वंश से बिलासपुर क्षेत्र को अधिग्रहित किया। 1774 में मराठा राजवंश के तहत बिलासपुर का प्रारूप बना। 1854 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिलासपुर को अधिग्रहित किया और 1861 में बिलासपुर जिला का गठन हुआ। 1867 में बिलासपुर नगर निगम की स्थापना की गई। बिलासपुर जिला का गठन 1861 में हुआ है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखेंगे। 1906 में दुर्ग जिले के गठन से बिलासपुर के जिले की सीमाएं बदल गई। सांस्कृतिक और प्रशासनिक महत्व की दृष्टि से हम अगर देखें तो बिलासपुर को छत्तीसगढ़ की न्यायधानी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय स्थित है
और यह जिला छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा जिला है और औद्योगिक तथा धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अब इसके भूगोल की बात कर लेते हैं दोस्तों। भूगोल और प्रशासनिक विस्तार। तो बिलासपुर जिला छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है, उत्तरी भाग में, और इसका क्षेत्रफल लगभग 6377 वर्ग किलोमीटर है। जिले के क्षेत्र में कई तहसीलें और धार्मिक पुरातात्विक स्थल स्थित हैं जो यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करते हैं। तो इस प्रकार बिलासपुर का इतिहास प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक के विभिन्न राजवंशों और प्रशासनिक बदलावों के माध्यम से विकसित हुआ, जो इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। अब हम नामकरण के तहत आते हैं। तो मत्स्य महिला या मछुआरिन के तहत के नाम पर यह जो पड़ा है दोस्तों, अब ये जो बिलासा बाई थी दोस्तों, ये रतनपुर के कलचुरी राजवंश के राजा कल्याण सिंह या कल्याण साय, जिसको कल्याण सहाय भी बोला जाता है, इसके द्वारा एक बहादुर मछुआरिन बिलासा बाई या बिलासा केवटिन के सम्मान में किया गया है। ठीक है, कथा के सार को हम देख लेते हैं। तो कहानी के अनुसार दोस्तों, राजा शिकार के दौरान कल्याण साय अरपा नदी के किनारे जंगल में जंगली जानवरों से घिर गए और घायल हो गए थे। बिलासा बाई ने साहसपूर्वक उनका सामना किया और जानवरों को भगाया तथा राजा की जान बचाई। तो राजा ने आभार व्यक्त करते हुए उन्हें दरबार में सम्मानित किया, अरपा नदी के किनारे की जागीरें भेंट की तथा उनके नाम पर इस क्षेत्र का नाम बिलासपुर रख दिया गया। तो अब हम बात करते हैं बिलासपुर के सांस्कृतिक महत्व की। तो बिलासा को स्थानीय रूप से देवी के रूप में पूजा जाता है, खासकर केवट समाज में। राज्य सरकार उनके नाम पर मत्स्य पालन पुरस्कार भी देती है। तो यह कथा लगभग दोस्तों 400 वर्ष पुरानी है, ऐसा माना जाता है। प्राचीन काल और मध्यकालीन शासक की बात करें तो बिलासपुर क्षेत्र में प्राचीन इतिहास रतनपुर के कलचुरी राजवंश से जुड़ा हुआ है, जहां राजा कल्याण सिंह या कल्याण साय ने लगभग 17वीं शताब्दी में, जब शाहजहां और औरंगजेब का काल चल रहा था, तब ये प्रमुख शासक थे। ठीक, तो शाहजहां के काल और औरंगजेब के काल के बीच में कल्याण साय जो है यहाँ के शासक थे और जिनके समय नामकरण कथा प्रसिद्ध हुई थी। मराठा शासन काल में की बात करें तो 1941 में मराठा साम्राज्य ने कलचुरी वंश से क्षेत्र को अधिग्रहित कर लिया था और 1774 के आसपास मराठा राजवंश के अधीन शहर का मूल स्वरूप विकसित हुआ, जिसमें किले निर्माण की शुरुआत की गई। नागपुर के भोसले राजवंश का प्रभाव इस क्षेत्र पर प्रमुख रहा। तो नागपुर के भोसले राजाओं ने यहाँ पर शासन किया। ब्रिटिश काल में देखा जाए दोस्तों तो 1854 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा शासन के बाद बिलासपुर को अधिग्रहित कर लिया और 1861 में आधिकारिक जिला गठन इसका कर दिया गया। स्वतंत्र भारत में देखें तो 1947 के बाद बिलासपुर मध्य प्रदेश का हिस्सा बना। 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य गठन के साथ ही वर्तमान प्रशासनिक स्थिति इसे प्राप्त हो गया। अब हम देख लेते हैं दोस्तों बिलासपुर जिले का विस्तृत भूगोल। तो बिलासपुर जिला छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में 22.23 अंश उत्तरी अक्षांश
और 82.08 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों 6,377 वर्ग किलोमीटर है। समुद्री तल से औसत ऊंचाई अगर नापें तो 264 मीटर है। तो यह बिलासपुर जो है उत्तर में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से, पश्चिम में मध्य प्रदेश के अनूपपुर एवं डिंडौरी क्षेत्र से जुड़ा है, दक्षिणी पश्चिम में कबीरधाम से जुड़ा है, दक्षिण में दुर्ग एवं रायपुर से जुड़ा है तथा पूर्व में कोरबा एवं जांजगीर चांपा जिलों से घिरा हुआ है। तो ये इसका विस्तृत भूगोल है। भूवैज्ञानिक आकृति या भूवैज्ञानिक संरचना की बात करें तो बिलासपुर जिले के उत्तर में पर्वतीय पठार प्रदेश है, जिसको मैकल श्रेणी, पेंड्रा, लोरमी पठार, हसदो रामपुर बेसिन, छुरी पहाड़ियाँ तथा कोरबा बेसिन के नाम से जाना जाता है। तथा दक्षिणी भाग में मैदानी प्रदेश है दोस्तों। तो बिलासपुर के उत्तर में पर्वतीय पठारी प्रदेश है और नीचे तरफ दक्षिण में दक्षिणी मैदानी प्रदेश है। पूर्वी एवं पश्चिमी में बिलासपुर के मैदान पड़ते हैं। तो ये इस तरह से विभाजित है। भूवैज्ञानिक रूप से यहाँ पे आर्कियन शैल, चिल्फी घाट क्रम के शैल, धारवाड़ कडप्पा, गोंडवाना, लमेटा, दक्कन ट्रेप एवं लेटेराइट चट्टानें मिलती है। ठीक है, तो ये चट्टानें जो हैं हमें मिलती हैं। नदियाँ और जल प्रवाह की बात कर लेते हैं। तो अरपा नदी जो है दोस्तों वह इस जिले की जीवन रेखा है, बिलासपुर की जीवन रेखा है अरपा नदी, जिसका उद्गम मैकल पर्वत से होता है। अन्य प्रमुख नदियां में महानदी, शिवनाथ, हसदो, बोराई, मान, लीलागर, मनियारी, हांफ एवं सोन नदी है, जो पूर्वोत्तर दिशा में बहती है। अधिकांशतः नदियां प्रौढ़ावस्था की है। मिट्टी की बात करें तो जिले में लाल व पीली मिट्टी का बाहुल्य है। साथ ही लेटेराइट, काली एवं लाल बलुई मिट्टियां पाई जाती हैं। स्थानीय वर्गीकरण में कन्हार जो है अर्थात गहरी मृत्तिका काली मिट्टी है, मटासी जो है पीली बलुई दोमट मिट्टी है, डोरसा मिश्रित मिट्टी है, भाटा एवं कछारी मिट्टियाँ जो है, ये जो मिट्टियाँ हैं वो प्रमुख हैं जो कृषि के लिए उपयुक्त है। अब इनके पर्वत श्रेणी और सीमा की बात कर लेते हैं। तो बिलासपुर जिले के उत्तरी भाग में जैसा हमने देखा कि मैकल पर्वत श्रेणी प्रमुख है, जो सतपुड़ा पर्वत का पश्चिमी विस्तार है। ठीक है, तो सतपुड़ा पर्वत का पश्चिमी विस्तार कौन है? मैकल पर्वत श्रेणी है। तथा यह जो क्षेत्र है दोस्तों मैकल पर्वत श्रेणी राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली और बिलासपुर जिलों में यह मैकल पर्वत श्रेणी फैली हुई है। इसकी ऊंची चोटी को बदरगढ़ की चोटी कहते हैं और वह है 1176 मीटर और ये कबीरधाम पूर्व कवर्धा में स्थित है। जबकि अन्य चोटियों की बात करें तो अन्य चोटी है लीलवनी, सोनभद्र चोटी और देवसानी है। यह श्री नर्मदा एवं महानदी प्रवाह को विभाजित करती है। अन्य प्रमुख पर्वतीय संरचनाओं में हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हमें मिलता है पेंड्रा का पठार। तो पेंड्रा का पठार उत्तरी सीमा पर स्थित है बिलासपुर के और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से सटा हुआ मध्य प्रदेश की सीमा तक विस्तृत है। दूसरा है लोरमी का पठार। तो मध्य उत्तरी भाग में कोरबा और जांजगीर चांपा की ओर लोरमी का पठार फैला हुआ है।
छुरी की पहाड़ियाँ, यह जो है पूर्वोत्तर में कोरबा बेसिन के निकट सूरजपुर, सरगुजा एवं कोरबा जिलों तक सीमित है। तो इस तरह से हमने दोस्तों जान लिया। कुछ और बातें हैं। ये पर्वत श्रेणियां एवं पठार जिले के उत्तरी और पूर्वोत्तर भाग अर्थात लगभग 1/3 क्षेत्र में स्थित है, जो दक्षिणी मैदान प्रदेश बिलासपुर मैदान से अलग करते हैं। हसदो रामपुर बेसिन जो है दोस्तों, वह इनके मध्य में हैं। आगे देख लेते हैं इस क्षेत्र की प्रमुख नदी और उसकी सहायक नदियों की विस्तृत जानकारी। तो बिलासपुर जिले की, जैसा कि हमने कहा, अरपा नदी सबसे प्रमुख नदी है और यह जिले की जीवन रेखा मानी जाती है। अरपा नदी का उद्गम गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा रोड क्षेत्र के मैकल पर्वत श्रेणी खोदरी गांव से होता है तथा यह उत्तर से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई बिलासपुर शहर से गुजरकर बिल्हा विकास खंड के मटियारी या ठाकुर देवा या बरतोरी के निकट गांव में शिवनाथ नदी में मिल जाती है। तो इसकी कुल लंबाई लगभग 126 से 147 किलोमीटर है दोस्तों, तथा यह महानदी बेसिन का हिस्सा है। तो अरपा नदी के बारे में हमने देखा। अब उनकी सहायक नदियों के बारे में देखेंगे। तो अरपा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। पहला है खारंग नदी। खारंग नदी का उद्गम मैकल क्षेत्र से है और बिलासपुर के निकट अरपा में मिलती है। मलानिया नदी, यह उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र से है। सोनकछान नदी, यह पेंड्रा पठार से है। तो ये सहायक नदियां जिले के उत्तरी एवं मध्य भागों से जल लाती है, जिससे अरपा का प्रवाह मजबूत होता है। कुछ महत्व और विशेषताओं को देख लेते हैं दोस्तों। तो अरपा नदी कृषि, पेयजल, सिंचाई एवं सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे छठ पूजा के लिए महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से कलचुरी राजवंश ने इसके किनारे बसावट की तथा लोकगीतों जैसे अरपा पैरी के धार में इसका उल्लेख है। हालांकि शहरीकरण, प्रदूषण एवं अवैध खनन से इसका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, जिसके लिए अरपा पुनर्जीवन योजनाएं चल रही है। तो दोस्तों, अरपा नदी को हमने देख लिया। अरपा नदी का उद्गम हम देख लेते हैं। तो उद्गम मुख्य रूप से गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा क्षेत्र में मैकल पर्वत श्रेणी से अरपा नदी का उद्गम हम मान सकते हैं, जहां खोंडरी खोंकसरा या खोकसरी खोंडरी खोकसरी ये जो पहाड़ी है और अमरपुर तवाड़बरा गांव का अमरकुंड या पेंड्रा अभनपुर मार्ग पर खेत या पहाड़ी से इसका प्रारंभिक स्रोत निकलता है। तो हाल के शोधों में तवाड़बरा के अमरकुंड को सतत वाहिनी उद्गम स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है, जबकि पारंपरिक रूप से पेंड्रा रोड या पेंड्रा लोरमी का पठार को उद्गम माना जाता रहा है। अब हम बात कर लेते हैं लंबाई, प्रवाह और दिशा की। तो अरपा नदी की लंबाई जो है दोस्तों, वह 100 से 147 किलोमीटर तक है, जिसमें औसतन 126 किलोमीटर का उल्लेख प्रमुख है। नदी उत्तर से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। ठीक है। प्रारंभिक चरण में आमानाला या हरपाल या मलिनिया संगम के रूप में विकसित होकर बिलासपुर जिले में प्रवेश करती है। तो ये इसके बारे में हो गया।
विस्तृत प्रवाह मार्ग को देखें तो प्रवाह मार्ग में कौन कौन आता है? तो उद्गम से बिलासपुर तक हम देखें, पेंड्रा क्षेत्र से निकलकर कोटा, भैंसाजहार बांध, मस्तूरी, बिलासपुर शहर के अन्य क्षेत्र से होकर गुजरती है, जहां यह जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है। बिलासपुर के बाद तो बिल्हा तहसील के मटियारी या ठाकुर देवा या बरतोरी या माणिक चौरा गांव में शिवनाथ नदी से मिलन करती है, जो आगे महानदी में विलीन हो जाती है। मार्ग में खारंग, मलानिया, सोनकछार जैसी सहायक नदियां जो है वह जुड़ जाती है। चलिए दोस्तों, तो हमने नदियों तक के बारे में जान लिया। अगले लेक्चर में हम बांध, जलाशयों और अन्य जो छूट गए टॉपिक हैं उनके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।